डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। देखिए बेटा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एटम के बारे में, हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूल के बारे में, हम पढ़ चुके हैं इसके अलावा आइसोटोप्स के बारे में। देखिए बेटा, ये एटम, मॉलिक्यूल, आयन, आइसोटोप्स तो हम पढ़ चुके हैं। अब इनमें स्पेशली आइसोटोप के जो मैसेज हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एटम्स के मैसेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो जो मैसेज हैं और आइसोटोप्स के जो मैसेज हैं उसमें हमने एक और भी चीज़ देखी है कि उसमें एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं। उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक मैसेज और दूसरा रिलेटिव अबंडेंस। ये जो दो चीजें हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। बेटा, ये लफ्ज ही बता रहा है कि इसमें हम क्या मालूम करेंगे, मैस। एक हम क्या मालूम करेंगे, मैस, और दूसरा हम क्या मालूम करें, मैस को किस फॉर्म में मालूम करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। हम इसके लिए एक स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें हम एक एंड पे ले लेंगे मैस नंबर और दूसरे एंड पे इसकी परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस कि वो कितना एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम मैसेज भी मालूम करेंगे और रिलेटिव अबंडेंस भी मालूम करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ अ मैस स्पेक्ट्रम। ये प्लॉट ऑफ डेटा है बिटवीन मैस नंबर ऑन एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस। बेटा, इसमें जितने आइसोटोप्स होंगे उनके जितनी ये पीक्स आएंगी इसमें उतने ही उसके आइसोटोप्स होंगे, क्योंकि ये मैस नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं, उतने ही उसके आइसोटोप्स होंगे और जितनी ये पीक्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, परसेंटेज अबंडेंस। पीक वैल्यू क्या कहलाएगी, परसेंटेज अबंडेंस, जबकि नंबर ऑफ पीक्स किसके बारे में बताएंगी, उसके आइसोटोप्स के बारे में। एनीहाउ, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मीटर में टू मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। सो मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके हम मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस मालूम करते हैं। किसकी बेटा, आइसोटोप्स की। ये बेटा हम किसके मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस मालूम करते हैं, आइसोटोप्स की। कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से, मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, और उसको किस फॉर्म में प्लॉट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ a graph or a spectrum और मीटर इज टू measure। ये जो आपके पास टेक्निक है कि जिसके थ्रू, ये जो आपके पास टेक्निक है कि जिसके थ्रू आप मैसेज भी मालूम कर सकते हैं, रिलेटिव अबंडेंस भी मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इस टेक्निक को बेटा क्या बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। देखें, ये तो थी टेक्निक कि हम इस टेक्निक से क्या क्या मालूम कर सकते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। दो चीजें मालूम कर सकते हैं, मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब आते हैं इसकी टाइप्स के बारे में कि इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर की कितनी टाइप्स हैं। तो बेटा याद रखिएगा, इसकी दो टाइप्स हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की कितनी टाइप्स हैं, इसकी बेटा दो टाइप्स हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक डिजाइन किया था एस्टन ने, वो कौन सा है,
एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर, जबकि दूसरा डिजाइन किया था डेम्स्टर ने, तो उसका नाम क्या है, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो दो किस्म के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक किसने डिजाइन किया था, एस्टन ने, वन वाज डिजाइन्ड बाय एस्टन एंड दैट इज नोन एज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज Aston mass spectrometer. The other one was designed by Dempster, so it is known as Dempster mass spectrometer. जो एस्टन ने मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया था, इसमें जो सब्सटेंस है जिसके आइसोटोप के मैसेज मालूम करने हैं और रिलेटिव अबंडेंस मालूम करनी है, उसको हम लेते थे इन गैसियस फॉर्म। लेकिन डेम्स्टर ने ज्यादा बेहतर मैस स्पेक्ट्रोमीटर डेवलप किया, डिजाइन किया। इसमें हम जो है उसको गैसियस स्टेट वाले को भी एनालाइज कर सकते थे, लिक्विड स्टेट वाले को भी एनालाइज कर सकते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट वाले को भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर कोई पूछे आपसे एमसीक्यू में कि हम सॉलिड स्टेट में, अगर हमारे पास लिक्विड स्टेट में कुछ सब्सटेंस है जिसको आप एनालाइज करना है, जिसके आपने नंबर ऑफ आइसोटोप्स और उनकी नेचुरल अबंडेंस मालूम करनी है, तो बेटा आप बताएंगे कि हम उसके लिए डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर लेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास कोई प्रिमिटिव टाइप का मैस स्पेक्ट्रोमीटर कौन सा है, तो आप क्या आंसर देंगे, एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एनी हाउ, आपसे कोई पूछे कि इनमें से बेहतर कौन सा है, तो वो भी आप बता सकते हैं। इसमें बेटा एक और बात नोट कर लें कि सब्सटेंस को, उसके आइसोटोप्स को अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज, जबकि इसमें सब्सटेंस को अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यूज। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि कौन सा मैस स्पेक्ट्रोमीटर बेहतर है, अच्छा है, एस्टन या डेम्स्टर, तो योर आंसर विल बी दैट इट इज डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। द रीजन बीइंग कि इसमें हम सब्सटेंस गैसियस स्टेट में भी ले सकते हैं, इवन लिक्विड स्टेट में भी ले सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी ले सकते हैं, और यानी कि इसमें किसी भी स्टेट में सब्सटेंस है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जबकि इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर गैसियस स्टेट में ही होगा तभी एनालाइज होगा, अगर वो लिक्विड या गैस सॉलिड स्टेट में है तो फिर हम उसको एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये मैस टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंगली आइसोटोप्स को सेपरेट करता है, तो इसकी सेपरेशन ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैस के अकॉर्डिंगली सेपरेट आउट करता है। सो इसकी सेपरेशन भी अच्छी है और इसकी क्वालिटी ये भी है कि ये कोई सॉलिड स्टेट में हो तब भी एनालाइज कर सकता है, लिक्विड स्टेट में हो तब भी एनालाइज कर सकता है, और गैसियस स्टेट में तो एनालाइज कर ही सकता है। ये आपको डिटेल में समझ आएगी कि ये सॉलिड लिक्विड को किस तरह एनालाइज करता है। एनीहो, अब भी आगे आप देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन सा ऐसा कानून है जिस पे ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर वर्क करता है। उस कानून को स्टडी करते हैं कि किस असूल के तहत ये आइसोटोप्स को अलग करता है और उनके मैसेज को हमें बताता है। सो प्रिंसिपल इज कि जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसको आप पहले क्या करें, वेपर्स में कन्वर्ट करें, वोलेटिलाइज। पहले आपने उसको क्या करना है, वोलेटिलाइज करना है, आपने उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस सब्सटेंस इनटू वेपर्स फॉर्म, और ये बड़ा सिंपल है। देखें, आपके पास आपने कुछ लोगों को अलग करना हो, लेट्स सपोज, तो आप क्या करेंगे, उनको दूर दूर भगाएंगे या कहेंगे इधर ही बैठे रहो, तो उनको
उनको पहले दूर दूर करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, उसको वोलेटिलाइज करेंगे। फिर आपने उसको मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंगली सेपरेट आउट करना है। तो उसको मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंगली जब सेपरेट करना है तो उसको पहले हम आयंस में कन्वर्ट करेंगे। देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आयंस, सो यू हैव टू ब्रिंग अबाउट आयनाइजेशन। आप उसकी क्या करेंगे, आयनाइजेशन। एंड यू नो वेल कि आयनाइजेशन कैसे होती है, बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। इस पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम डालेंगे, जैसे ही आप उस सब्सटेंस पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में। क्योंकि आपको पता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। जैसे ही उस पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम डलेगा, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा लेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में। फिर ये जो आयंस डेवलप होंगे, इनको मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंगली, मास टू चार्ज वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम सेपरेट आउट कर लेंगे, उनको अलग अलग कर लेंगे। उनके जो मास टू चार्ज रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग करेंगे। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हम जो भी सब्सटेंस होता है उसको मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंगली अलग अलग करते हैं। हाँ, हमें उसके लिए पहले वोलेटिलाइज करना होगा, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना होगा, देन आयोनाइज करना होगा। फिर मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंगली हम उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, और ग्राफ हमें बताएगा कि इसके कितने आइसोटोप्स हैं और उसकी नेचुरल अबंडेंस क्या है। जी बेटा, जो डिस्कस कर रहे थे इसका प्रिंसिपल कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसको रिपीट करते हैं। पहले आप वोलेटिलाइज करेंगे, देन आप आयनाइज करेंगे, देन आप उसको मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंगली सेपरेट करेंगे। अब ये तीन बातें ही याद रखनी है कि आपने वोलेटिलाइज करना है, आयोनाइज करना है, देन मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंगली सेपरेट करना है। आपने मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंगली आइसोटोप्स को सेपरेट करना है और उसका मास भी मालूम करना है। अब प्रिंसिपल से आगे मूव करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसके लिए डायग्राम आपके सामने है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हमने सब्सटेंस को वोलेटिलाइज लेना है, तो यहां से जो सैंपल हमने इंजेक्ट करना है दैट मस्ट बी इन वेपर फॉर्म। लाइक हमारे पास जो नियॉन गैस हम ले लेते हैं, तो नियॉन गैस है ही वेपर फॉर्म में। नियॉन गैस एंटर करने से पहले आपने ये चेक करना है कि यहां पे इसके अंदर कोई एयर मॉलिक्यूल्स, कोई गैस मॉलिक्यूल तो नहीं है। तो उसके लिए हम कहीं पे भी एक लगा देंगे, यहां पे लाइक हम यहां पे लगा देते हैं एक वैक्यूम पंप। बेटे, हम वैक्यूम पंप से यहां से सारी एयर पार्टिकल्स यहां से निकाल लेंगे, ताकि हम जो गैस यहां से एंटर करें उसको जब आयनाइज करें तो वो आयंस इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट ना करें। तो वो अगर रिएक्ट कर दें तो हमारा मकसद ही फूट हो जाएगा। तो बेटे, हमने पहले सबसे पहले क्या किया, वोलेटिलाइज। जैसे ही हम इस सिस्टम को ऑपरेट करने लगते हैं, ये एक पिस्तौल नुमा चीज है जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो इसको जैसे ही ऑपरेट करने लगते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे और इसमें मौजूद एयर पार्टिकल्स को निकाल देंगे। तो बेटे, पहला स्टेप समझ में आ गया कि हम इसमें से एयर पार्टिकल्स को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ही एयर पार्टिकल्स रिमूव होंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहां से सैंपल को इन करेंगे। लेकिन सैंपल को जब इन करना है उसका प्रेशर क्या मेंटेन रखना है, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻7 टॉर्क। इसका इंतहाई लो प्रेशर रखना है। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं। देखें, जिस चीज को आपने अलग भी करना है
उसके मैसेज भी मालूम करने हैं, वो उनको एटॉमिक फॉर्म में लेना है। इसका प्रेशर इतना लो इसलिए रखना है कि ये जो है इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स यहाँ इसके अंदर मौजूद हों। इसलिए हम गैस का प्रेशर जो भी हम सैंपल दे रहे हैं उसका प्रेशर बहुत लो रखेंगे ताकि वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हों। या नियॉन गैस अगर हम सैंपल में ले रहे हैं तो नियॉन गैस पे जब इतना लो प्रेशर रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। ये मॉलिक्यूल्स जैसे ही एंटर होंगे, हमारा काम है आयनाइज करना। देन आयनाइज कैसे करेंगे आप देखते हैं। गैस हमने लो प्रेशर पे एंटर कर दी। पहला स्टेप वैक्यूम पंप से इसमें मौजूद एयर पार्टिकल्स को निकाल दिया। दूसरा स्टेप यहां से सैंपल को इन किया, लेट्स सपोज नियॉन गैस को हमने इन कर दिया, लेकिन कैसे दबाव पे, बहुत ही लो दबाव पे, बहुत ही कम दबाव पे। क्यों? ताकि इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हों। तो इसको आयनाइज करना, अब आपको पता है कि आयनाइज आप कैसे कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। देखिए ना, आपने आयनाइज करना है। आयनाइज करना मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इस गैस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम थ्रो करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बीम क्या करता है? उसमें से गैस वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम, और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और वो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, नॉकआउट कर देता है। तो जो भी आपके पास गैस है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, हम जो इलेक्ट्रॉन बीम डालेंगे वो इसके साथ बम्बार्ड करेगा। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आए तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो बेटा इलेक्ट्रॉन बीम डालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? ये एक फिलामेंट मैंने लगाया है टंगस्टन का। जिस तरह बल्ब में आप पुराने बल्ब देखे ना, उसमें एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन का ही फिलामेंट होता है। मैंने यहाँ वो बल्ब समझे लगा दिया, यहाँ मैंने ऐसा फिलामेंट लगा दिया है जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स अपने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेंगे, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी है। क्यों लगाई है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ सके। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं हाई एनर्जी बीम। हाई एनर्जी तभी होगी, इनकी स्पीड होगी। तो ये जो नियॉन गैस है, इसके साथ यहां से निकलते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्ट्राइक करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी? आयोनाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास पहला अमल कौन सा हो चुका है? आयोनाइजेशन का। तो हमारा जो पहला ये अमल है ये आयोनाइजेशन का है। और इस चेंबर का क्या नाम है? ये जो चेंबर है इसे क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन चेंबर। क्योंकि हम जो हमारे पास सैंपल है उसको हम यहाँ पे आयोनाइज कर रहे हैं। अब ऐसे है कि अब हमारा अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है कि इसको मास टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंगली अलग करना है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे। तो ये पहला आपका स्टेप हो चुका है आयोनाइजेशन। कौन से चेंबर में? आयोनाइजेशन चेंबर में। देन हम इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं। तो ये नेक्स्ट जो चेंबर है इसे एक्सेलरेशन चेंबर कहेंगे। कौन सा चेंबर बेटे? एक्सेलरेशन चेंबर। लफ्ज बता रहा है कि हमने गैस, वो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर आयंस हैं, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस, हमने उनको क्या करना है? एक्सेलरेट करना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है। उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए पहले हमारे पास ये नेगेटिव, टोटली नेगेटिव एक जाली नुमा चीज, एक जाली लगा दी है ताकि ये तमाम मॉलिक्यूलर आयंस को, तमाम पॉजिटिव आयंस को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर सके। ये सबको अट्रैक्ट करेगी, स्पीड बढ़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 प्लेट्स हैं, 2 नेगेटिव प्लेट्स हैं, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है, 500 से 2000। कितना? 500 से 2000। नेगेटिव ग्रिड ने स्पीड को बढ़ाया, फिर उसके बाद हमने कितना यहाँ
पोटेंशियल डिफरेंस, हमारी जो बिजली है इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट्स, लेकिन हमने यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया 500 से 2000 वोल्ट। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या करेगा, ये जो आने वाले मॉलिक्यूलर आयंस हैं उनकी स्पीड को बढ़ाएगा, एक्सेलरेट करेगा। लेकिन देखिए यहां से आपके पास जो आयंस आ रहे होंगे वो तो मल्टी डायरेक्शंस आ रहे होंगे, तो हमें तो फोकस भी चाहिए कि एक ही जगह पे आ रहे हो, ये नहीं कि इधर आ रहे हो तो वो देखें एक ही जगह पे सीधे आ रहे हैं, फिर उनको डिफ्लेक्ट मुख्तलिफ एंगल में करेंगे तो सेपरेट आउट करेंगे, थ्रू आउट ही आ रहे हैं तो फोकस तो ना हुआ। तो देखें यहाँ पे ये जो प्लेट है इधर से तो ये लग के रुक जाएंगे, सिर्फ ये जो जगह है यहां से ये मूव करेंगे, यानी कि एक कतार में चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे दोबारा जो कमजोरी रह गई होगी वो फिर सिर्फ ये जो जगह है इधर से गुजरेंगे। जब इतनी सी जगह से गुजरेंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे लाइक दिस। तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन में वन आफ्टर द अदर मूव करेंगे। देखिए हमने क्या किया, अभी तक हमने आयनाइज किया, देन एक्सेलरेट किया और इसका फोकस बनाया है। एक हमने क्या किया आयनाइज, देन हमने क्या किया एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करने के लिए हमने क्या दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। इसमें एक तो ये हमने एक्सेलरेट किया और दूसरा हमने क्या काम किया, हमने फोकस बना दिया है ताकि ये लाइन में वन आफ्टर द अदर मूव करें, इकट्ठे मूव करें। देखें अब यहां से अब सेपरेट करने में आसानी है, यहां से जो इधर भी जगह जगह पे आ रहे होते तो फिर बेटा इसको सेपरेट करना मुश्किल होता। इसलिए यहां से हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इनको लेंगे। फिर यहां क्या लगी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड H, जो इसको सेपरेट करने में मदद दे रही है। इसको हम एनालाइजर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एनालाइजर। तो ये जो पार्ट आ गया इसको क्या बोलेंगे एनालाइजर। तो मेन आपके पास कितने पार्ट्स हो चुके, एक आयनाइजेशन चेंबर नंबर 1, कौन सा चेंबर बेटा आयनाइजेशन चेंबर, एंड द सेकंड वन इज एक्सेलरेशन चेंबर, and the third one is analyzer. एनालाइजर पे बेटा क्या लगा हुआ है मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। देखिए आप दो काम कर चुके हैं, एक आयनाइज, दूसरा उसको एक्सेलरेट और तीसरा उसका फोकस एक जगह पे आ चुका है। अब एक ही काम रह गया सेपरेशन का। आयंस जिनके मैसेज मुख्तलिफ हैं हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं। एक लास्ट काम है सेपरेशन का। जो सेपरेशन का काम है वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, m/e = h²r/2e। इसमें देखें अगर आप और जायजा लें तो m/e is directly proportional to the magnetic field and it is inversely proportional to the electric field. m/e is inversely proportional to electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो r है ये रेडियस है, ये किस तरह कर्व करेगा, इसका कर्वेचर क्या होगा, किस तरह ये कर्व होगी। तो r के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड है इन टर्म्स ऑफ R is इसमें से अगर निकालेंगे तो R is directly proportional to the electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको डिराइव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से रेडियस बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने से रेडियस कम हो सकता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से रेडियस कम हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड कम करने से रेडियस बढ़ सकता है। एनीहाउ ये किस तरह सेपरेट करेंगे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप ऐसे करें, आप मोटर वाला वो जो होस पंप होता है वो ऑन करें, उसका यहाँ पे जेट बनाएं,
ये फॉर एग्जांपल जेट है, यहाँ से पानी निकल रहा है और स्पीड से निकल रहा है। आप 3 किस्म की बाल ले लें। अब बचपन में आप खेलते थे, एक आप ले लें वो जो प्लास्टिक की बाल होती थी जो आप घरों में खेलते थे जब आप छोटे थे। फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर आपने टेनिस बॉल से खेलना शुरू कर दिया। देन आप कॉलेज में आ गए और यहाँ पे सतुकीर आपको मिल गए, उन्होंने आपको हार्ड बॉल से खिलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो 3 किस्म की बाल ले लें। यहाँ से पानी बड़ी स्पीड से बाहर निकल रहा है, यहाँ से आप 3 किस्म की बाल जब फेंकेंगे, डिफ्लेक्ट ज्यादा कौन सी करेगी? जिसका मैस ज्यादा होगा या कम होगा? जिसका मैस कम होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी इस पानी से और वो एंड वाली बास्केट में इकट्ठी हो जाएगी। जिसका मैस जो आपके पास उससे कम होगा वो उससे थोड़ी करीब गिरेगी और जिसका मैस ज्यादा होगा वो कम डिफ्लेक्ट करेगी, वो इधर ही गिर जाएगी, करीब ही गिर जाएगी। तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। सेम इसी तरह मैस टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंगली इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी? जिसका मैस कम होगा। लाइक नियॉन है तो नियॉन 3 जगहों पे गिरती है, उसमें 3 आइसोटोप्स हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इधर वाले जो गिरती है, जब हमें पता चलता है, हम इसे आगे मूव करते हैं तो हमें पता चलता है ये नियॉन 20 थी, ये कौन सी थी? नियॉन 21, जबकि ये कौन सी थी? नियॉन 22। नियॉन 20 इधर आ गई, 21 इधर आ गई, 22 इधर आ गई। हमें ये इस सिस्टम से पता चलेगा। मैंने पहले लिख दिया क्योंकि आपके नॉलेज में किसने ज्यादा कर्व किया? जिसका मैस कम था। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा था, जिसका मैस कम था। जिसका मैस उससे ज्यादा था वो इधर आ गई और जिसका मैस सबसे ज्यादा था वो इधर आ गई, नियॉन 22। इधर से आप होस पाइप पर लगा रहे हैं तो कम मैस वाली इधर, उससे ज्यादा मैस वाले इधर और उससे ज्यादा मैस वाले इधर, तो ये सेपरेट आउट हो गए। अभी ये जो सेपरेशन है इधर से, ये आपके पास ये जो जगह है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर। ये जहां पे आयंस कलेक्ट हो रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? आयन कलेक्टर। इसको बेटा क्या बोलते हैं? आयन कलेक्टर। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोमीटर। इसका बेटा एक और क्या नाम है? ये आखिरी पोर्शन है, आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर इसको बोलते हैं। आयन कलेक्टर चूंकि इसने आयंस को कलेक्ट किया है इसलिए ये क्या कहलाएगा? आयन कलेक्टर। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमीटर इसी इसको कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है, उसको मेजर करता है। मीटर मीन टू पैमाइश, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की पैमाइश करता है, उसको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके सिग्नल आगे भेजता है। जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ्स हैं, जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, उसमें इससे आगे लगा होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर वैसे आपने नाम सुना होगा कि आप जो बोलते हैं माइक में वो एम्पलीफायर में जाता है और फिर उसकी साउंड काफी ऊंची हो जाती है थ्रू स्पीकर्स। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक एम्पलीफायर है जो उसको इस सिग्नल को बड़ा करेगा। वही जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सिग्नल है उसको बड़ा करेगा और बड़ा करके किसके हवाले करेगा? रिकॉर्डर के हवाले से। और रिकॉर्डर क्या करेगा? रिकॉर्डर से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा थ्रू प्रिंटर और ये आपके पास ग्राफ प्लॉट हो चुका है नियॉन का। ये वो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बेटा ये जो आयन कलेक्टर है, जो इलेक्ट्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर बेटा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की पैमाइश करता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमीटर। ये जो पैमाइश करता है मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स में इसको एम्पलीफाई करते हैं और रिकॉर्डर की जानिब जाते हैं। रिकॉर्डर मैस स्पेक्ट्रम में ग्राफ बना देता है जिसमें मैस नंबर एक्स एक्सिस पे होता है और रिलेटिव अबंडेंस दूसरे एक्सिस पे होती है। ये जो चार्ज को डिटेक्ट करता है उसको एम्पलीफाई करता है, फिर एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है और रिकॉर्डर इसको ग्राफ बना के देता है। ये जितनी चार्ज स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी उसकी अबंडेंस ज्यादा होगी। इसने डिटेक्ट किया कि नियॉन 20 की चार्ज स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी पीक बड़ी होगी। नियॉन 21 की चार्ज स्ट्रेंथ यहाँ पे कम। देखिए यहाँ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस ज्यादा है तो चार्ज स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, चार्ज स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो पीक बड़ी होगी। यहाँ पे कम
इसकी तादाद कम थी, इसके अंदर नियॉन 21 की बहुत कम थी, यहाँ बहुत कम आयंस आए, यहाँ से चार्ज स्ट्रेंथ कम थी, कम होने की वजह से छोटी सी पीक बनी। तीसरा आ गया नियॉन 22, इसकी थोड़ी सी ज्यादा थी चार्ज स्ट्रेंथ, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस थोड़े से ज्यादा थे नियॉन 21 की निस्बत। तो इस चार्ज स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई किया गया, रिकॉर्डर ने इसको रिकॉर्ड किया और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ यहाँ आपके पास आ गई, क्योंकि 8.82%। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जब ये गिरेंगे सेपरेट आउट होंगे इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट आउट होंगे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन m by e is equal to h square r over 2e s। तो सेपरेट आउट हुए, जितनी इसकी चार्ज स्ट्रेंथ थी, इस इलेक्ट्रोमीटर ने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट किया, जितनी इसकी चार्ज स्ट्रेंथ थी वो क्या कहलाई, इसकी रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस तो चले पता चल गई, मैस नंबर हमें कैसे पता चला? तो बेटा मैस नंबर हमें कैसे पता चलेगा? हम इसी सिस्टम से किसको गुजारेंगे, कार्बन 12, क्योंकि उसकी हमें नोन है, वो स्टैंडर्ड है। कार्बन 12 को जब इस सिस्टम से गुजारेंगे, वो उसके साथ कंपैरिजन करके हमें मैस बताएगा। देखिए मैस हमेशा कंपैरिजन के थ्रू मालूम होना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, अब आप कहें कि सर आपने कंपैरिजन नहीं किया, तो कंपैरिजन हम कर रहे हैं। जो चार्ज स्ट्रेंथ है वो परसेंटेज अबंडेंस के बारे में तो बता रही है, पीक तो आ गई है, लेकिन मैसेज यहाँ मैंने लिख तो दी है, लेकिन पता कैसे चलेंगे बेटा मैसेज? तो बेटा आप ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ कार्बन 12 को यहाँ से गुजारेंगे। जब कार्बन 12 को यहाँ से गुजारेंगे, ये इसको भी डिटेक्ट करेगा, उसको जो नियॉन 20 आपने गुजारी थी उसको उसके साथ कंपैरिजन करेगा और कंपैरिजन करके बताएगा कि एक का मैस 20 है जिसकी अबंडेंस इतनी है, एक का मैस 21 है जिसकी अबंडेंस इतनी है, एक का मैस 22 है इसकी अबंडेंस इतनी है। तो आई होप सो कि दोनों बातें समझ आ गई होंगी। ये जो करंट स्ट्रेंथ है, इससे हमें तीनों की अलग अलग जो करंट स्ट्रेंथ है उससे हमें क्या पता चलेगा, इन तीनों की रिलेटिव अबंडेंस। कार्बन को यहां से गुजारेंगे, उसकी चार्ज स्ट्रेंथ और इसकी चार्ज स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो हमें इनके मैसेज के बारे में पता चलेगा कि इसका मैस 20 है जिसकी परसेंटेज इतनी है, इसका मैस 21 है जिसकी परसेंटेज इतनी है, इसका मैस 22 है जिसकी परसेंटेज इतनी है 8.82%। नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास इसके 3 चेंबर्स हैं, एक तो आयनाइजेशन चेंबर, दूसरा एक्सेलरेशन चेंबर, तीसरा एनालाइजर है। एनालाइजर के बाद आपके पास आयन कलेक्टर है, आयन कलेक्टर के बाद एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर के बाद रिकॉर्डर है और रिकॉर्डर क्या प्लॉट कर देगा, ग्राफ, जो किस और किस के दरमियान होगा, रिलेटिव अबंडेंस और मैस नंबर के दरमियान। मैस नंबर जितनी पीक्स होंगी उतने ही उसके आइसोटोप्स होंगे और जितनी यहाँ अबंडेंस होगी वो यहाँ पे ग्राफ में शो हो रही होगी। लाइक इसकी 90.92% है, 0.257% है एंड 8.82% है। तो ये था आपका इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अभी मूव करते हैं कि हम एक और बात डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से हम आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं। तो आइसोटोप्स को अलग करने के कुछ मेथड्स हैं, वो डिपेंड करते हैं जिस तरह आप लस्सी बनाते हैं तो जो उसमें मक्खन होता है वो हल्का होता है, वो लाइट वेट होता है, लाइट मैस होता है, वो ऊपर रह जाता है और बाकी लस्सी नीचे रह जाती है। इसी तरह किसी भी चीज को आप अलग करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज जब आप उसको घुमाते हैं उस लिक्विड को जिस तरह लस्सी वाली मशीन है उसको वो भी उसके अंदर घुमाती है तो हाई डेंसिटी वाले ऊपर चले जाते हैं और हाई डेंसिटी वाले सॉरी नीचे चले जाते हैं और लो डेंसिटी वाले ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ मशीन्स हैं जो कि आइसोटोप्स को अलग करती हैं। हाई डेंसिटी वाले, हाई मैस वाले जो आपके पास आइसोटोप्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, उससे लो वाले उससे ऊपर, उससे लो वाले उससे ऊपर। इसमें हमारे पास जो चंद एक नाम है वो है गैसियस डिफ्यूजन। अभी आप नाम सुन लें, नाम याद रखें, मेमोराइज करें, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में इसमें से चंद एक टेक्निक्स को डिस्कस भी करेंगे। देन हमारे पास आ जाती है थर्मल डिफ्यूजन, देन एक हमारे पास गैसियस डिफ्यूजन, दूसरी थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तीसरी कौन सा नाम है,
डिस्टिलेशन, देन अल्ट्रासेंट्रिफ्यूगेशन, चौथी टेक्निक, और पांचवी टेक्निक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। एंड द लास्ट वन इज लेजर सेपरेशन। ये आपने बेटा नाम याद रखने हैं, इनको हम साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस भी इंशाल्लाह करेंगे। आई होप सो आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एनी हो थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने पूरी कोशिश की इसको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की। आप एक दफा सुने, 2 दफा सुने, इंशाल्लाह आपको 100% समझ आ जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में कमेंट कर दें ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।